आज देश में अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग अलग तरह के विषय है, लेकिन इस विषय पे इससे ध्यान हटे, इससे लक्ष्य हट जाए, इस तरह के दूसरे और बवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा एक देश का ज्वलंत इशू रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत का जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का की जो दर है, जिसे हम विकास की दर भी कहते हैं, वो काफी नीचे तक आ गई है, जिसपे -23.9 पर वो आकर गिरी है। और उसी वक्त महाराष्ट्र में कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक तरह से एक विवाद में भी खड़ा कर दिया। तो इस संदर्भ में हम अभी से लेकर अगले 1 घंटे तक सामाजिक राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक एवं देश के बहुत बड़े लिवर ट्रांसप्लांट हेप्टोलॉजिस्ट माननीय डॉक्टर मनीषा बांगर जी, आपका त्रिवेज मीडिया में पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सनोज। मैडम, अभी हमने जो विषय को देखा है, लिया है कि जीडीपी की जो गिरावट है देश के अंदर, तो ये जीडीपी की गिरावट तो बहुत आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोरोना की वजह से हुआ है। तो हम जीडीपी के इस पे जाने से पहले इस पे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि कोरोना ये असलियत में है क्या, और उसकी सिचुएशन एक अब के दिनों में भारत में अब कैसी है। एक वैद्यकीय विशेषज्ञ होने के नाते आप इस पर अपनी राय क्या देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो यह है कि कोरोना के आंकड़े हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति आंकड़ों से कितने लोगों की रिकवरी हुई है, कितने लोग उसमें से की डेथ्स हुई है, और क्या हमारे पास कोरोना का संक्रमण को कंटेन करने के लिए या कम करने के लिए क्या हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र जो है, स्वास्थ्य जो हेल्थ सेक्टर जिसको कहते हैं, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या वो पर्याप्त है। ये चौथा पॉइंट हो जाता है। और पांचवा कि लोगों में जानकारी और जागृति कोरोना के लिए कितनी है। फिर इसका कोरोना का जो इमीडिएटली अफेक्ट होता है लोगों के, भले ही वो उसमें से उस संक्रमण से निकल आए या संक्रमण से अफेक्टेड ना हो, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति गुजर गया है या वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और अन्य चीजें जो जीडीपी से रिलेटेड और इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन हो गई है उससे रिलेटेड हो है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों को देखकर हमको कोरोना का आकलन करना पड़ेगा और उसकी स्थिति का जायजा लेना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है कि ये जो मौजूदा सरकार है, क्या वह पर्याप्त चीज कर रही है कोरोना को कंटेन करने के लिए, संक्रमण को बंद करने के लिए, रोकने के लिए। और फिर वैक्सीन का क्या अभी हवाल है। इन तमाम चीजों को के बारे में जानकारी देने से ही वो पूरी तरह से स्थिति कोरोना की समझ आ सकती है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हाँ, मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक दिन में तकरीबन 1 लाख, एनीवेयर बिटवीन 70,000 to 1 लाख के आंकड़े हो रहे हैं। कभी कम कभी ज्यादा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, इसमें अलग अलग ये है। लेकिन बताया जाता है कि टेस्ट बढ़ाने की वजह से या ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से ये हो रहे हैं। ये तो टेस्टिंग की वजह से तो हो ही रहे हैं, लेकिन अन्य देश जो है उनमें टेस्टिंग तो पहले से ही बेहतरीन हुई है और उन्होंने इमीडिएटली जो टेस्टिंग करने का दर है, और 2-3 टाइप के टेस्ट है, वो तीनों लागू करी थी। रैपिड टेस्ट, एलाइजा और पीसीआर, तीनों लागू करी थी। लेकिन अभी ब्राजील जैसा देश जिसके कि बहुत हाई लेवल पर था जिसका संक्रमण, इन्फेक्शन, और यूएस भी उसके दर घट रहा है, और बाकी के देशों ने तो पहले से ही अपना एक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं वो इन्फेक्शन रेट में। लेकिन भारत का एकदम उल्टा हो रहा है, भारत का रेट बढ़ते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट पर लाख पॉपुलेशन होनी थी, वाकई में हम लोग उसके आइडियल सिचुएशन में पहुंचे हैं। इतने टेस्ट हो रहे तो ही इतने सारे नजर आ रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि अगर और भी टेस्ट हो तो कितना ज्यादा पॉजिटिव पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये संक्रमण बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध है और अभी बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि रिकवरी रेट, आप देखेंगे जितने भी स्टेट रन चैनल्स है उसमें से बताते हैं कि रिकवरी रेट पूरे दुनिया में ज्यादा है,
की डेथ रेट सबसे कम है। लेकिन अगर पॉपुलेशन का रेट, अगर हमारे पर जितनी संक्रमित हुई पॉपुलेशन देखते हैं उसको करते हैं और इसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारी हेल्थ सेक्टर के ऊपर और लोगों के ऊपर, तो वो उसका अगर जायजा लेते हैं तो हमारा डेथ रेट कम होने के बावजूद या दूसरों के बराबर ही होने के बावजूद ये उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी हेल्थ सेक्टर पर्याप्त नहीं है, इट इज नॉट वेल इक्विप्ड हेल्थ केयर सेक्टर। सेकेंडली कि ये जो ऑप्टिमम बायस है, मतलब आशावादी जो प्रवृत्ति है और बायस है कि उसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए, इसको अगर छोड़ दें तो भले ही मिलियंस अगर हम लोग देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दर है, लेकिन अगर 1.5 या 2% भी अगर मोर्टेलिटी देखते हैं और 80,000 मौतें होना कोई कम बात नहीं है इतने कम दर में। और क्यों कोई उसको वजह नहीं है, कोई नाहक इतना ये हुआ नुकसान हुआ लाइफ का। जबकि हम लोग अगर तीनों वॉर्स देख लेते 1971 और चाइना के साथ, उस युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरे जितने की कोरोना से 80,000 एक इसमें मर गए। हम लोग पूरे नरसंहार और ये अगर मिला ले तो 3 महीने के अंदर इतनी ज्यादा मौतें हुई है। इसमें फिर दूसरी बातें आती है कि वो मौतें रिपोर्ट हुई है कि नहीं, कैसे काउंट हुई है, वो स्टैटिस्टिक्स, वो सारा मामला है। लेकिन अगर इसको भी अगर माना जाए कि बराबर रिपोर्टिंग हुई है तो फिर भी ये बहुत ज्यादा है। और मिलियंस कुड बी स्टैटिस्टिक्स, बट ईच एंड एवरी पर्सन्स डेथ इज अ ट्रेजेडी। एंड ये ट्रेजेडी एक व्यक्ति के टिल द लास्ट पर्सन, यानी आखिरी मील के व्यक्ति तक वो हेल्थ सेक्टर अगर अवेलेबल है, आखिरी मील के व्यक्ति तक कोरोना की जांच और कोरोना अगर हुआ तो उसका इलाज करने की ताकत अगर उपलब्ध है, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेथ रेट कम है, तो अब हम खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर वो वैसा वो भी नहीं है तो डेफिनेटली ये कोई इसमें खुश होने की बात नहीं, या हमको ये सोचने की बात नहीं है कि इंडिया इज डूइंग वेल या भारत में बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया है। तीसरी बात पर हम लोग आते हैं तो वेंटिलेटर और पीपी और सारे जो अस्पताल की उपलब्धियां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर केस में देखा जाए तो आज भी 80% ऑफ द हेल्थ इज प्राइवेट सेक्टर में, और वो अनअफोर्डेबल और इनएक्सेसिबल है। ये तीसरी बात है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने जीडीपी से हेल्थ सेक्टर के लिए अभी ये बढ़ाया है। और सबसे मेन बात तो कि कोरोना को इन्होंने हेल्थ डिजास्टर या इमरजेंसी करके करार भी नहीं दिया। तो तमाम जो डाइवर्जन होना चाहिए फंड्स का इसके तरफ, कोरोना कंट्रोल की तरफ, वो हुआ ही नहीं। चौथी बात आती है कि जहां तक जो आम आदमी की, जो अनअफोर्डेबल लोग हैं, उनकी अगर कैपेसिटी बढ़ानी है हेल्थ सेक्टर और कोरोना केयर को उपलब्ध करवाने के लिए खुद के और अपने परिवार के लिए, तो वो भी नहीं, क्योंकि उनके पास कैश ही नहीं है। और ना ही गवर्नमेंट ने, जैसे कनाडा में, यूएस में और सारे तरफ जो बेरोजगार है या जो दिहाड़ी मजदूर है और अन्य जो कम कमाने वाले लोग हैं जो नौकरियों में नहीं है, उनको डायरेक्ट कैश उनके अकाउंट में पहुंचाई थी। और एटलीस्ट वो लोग अगर संक्रमित हो जाते तो वो अपना इलाज करने के लिए हो जाते हैं। अभी अनलॉकडाउन कर लिया, लेकिन ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग काम पे जा रहे हैं और संक्रमित होने जा रहे हैं। एक वैद्यकीय क्षेत्र के एक विशेषज्ञ होने के नाते, जैसे ही केरला में पहला पेशेंट पाया गया कोरोना का, आज केरला ने इस स्थिति को उबारने के लिए क्या किया प्रयास? और अगर हम सोचते हैं कि केरला के बाद भारत के अन्य कोई राज्य ऐसा हो कि जिसने इस पे अच्छा किया हो नियंत्रण में, एक राज्य सरकार के तौर पे, तो इस पे आपका एक निरीक्षण क्या है? मुझे लगता है कि केरला ने कई सारे चीजों पे ध्यान रखा है। सबसे पहले तो जब उन्होंने जनवरी 30 को पहली केस पता चली सरकार को, केंद्र सरकार को, उन्होंने उसका संज्ञान लिया नहीं और मार्च तक राह देखते रहे। और ट्रंप मोदी का वो कार्यक्रम हुआ, उसके वो सारा होता रहा। और नेचुरली कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, उनमें उसकी सीरियसनेस
कोरोना को लेकर जो सीरियसनेस आनी थी वो तमाम बिल्कुल भी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके बजाय वो क्या कर रहे थे कि ताली थाली दिया बाती ऐसी चीजों में उलझे हुए थे पूरी की पूरी तरह से। उनको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा था, वो जगह जगह पर जा रहे थे। और ट्रंप मोदी का नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम हुआ उसमें गुजरात और दिल्ली और तमाम जगहों में बहुत ज्यादा ये हुआ। उन्होंने उसके ऊपर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके हिंदू बना मुसलमान बनाने की कोशिश की और उसमें बहुत सारा समय गंवाया इन्होंने। तो केरला जैसे प्रदेश और बाकी के जो प्रदेश नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है जैसे कि छत्तीसगढ़, ये लोगों ने उनका जो प्रभाव है बीजेपी यंत्रणा का, मीडिया का, उनके तथाकथित लीडरों का, वो थे उनको लीडर नहीं समझती, उनको लुटेरे हैं, वो समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स है। जो ऐसे वक्त में भी पैंडेमिक के समय में केंद्र सरकार उसको इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करती है और अगर डिक्लेयर नहीं भी करी तो अपने तंत्र के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और लोगों को पर्याप्त दवाइयां का उपलब्ध करना और डे टू डे बेसिस पे वहां के चीफ मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर ने आके बताना, ये फर्क पड़ता है। वह बिल्कुल भी नहीं हुआ। केरला में इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। जैसे ही उनको पता चला, उनकी जो मिनिस्टर है शैलजा, वो शुरुआत से पहले दिन से ही उन्होंने बताया कि हम वैज्ञानिक तरीके से और जैसे जैसे डॉक्टर लोगों के कंसेंसस से या डॉक्टर लोगों की एक्सपर्ट एडवाइस के माध्यम से जो जानकारी आएगी वो हम लागू करेंगे। उन्होंने इमीडिएटली जो कमेटियां बिठाई उसमें डॉक्टर लोग उसके अंदर में थे, मिनिस्टर्स थे, अलग और भी थे, लेकिन साइंटिफिक लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसके बनाम यहाँ पर केंद्र सरकार और बीजेपी रूल स्टेट्स में क्या हुआ कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। एक दो महीने में मिस्टर पीएम आके भाषण देके चले जाते थे और वो भाषण कम होता था, वो एक प्रोपेगेंडा और मीडिया प्रॉप अप होता था उनकी इमेज के लिए और लोगों को दिशा भूल करने के लिए, ताकि वो दवाइयां ना मांगे, ताकि वो सरकार से और अपेक्षाएं ना रखे, ताकि वो लोग सरकार से ये ना पूछे कि पीपी कितने हैं, कितने जितनी भी अपोजिशन है, जो भी थोड़ी बहुत अपोजिशन है वो, और उनको सवाल ना करे। इस तरह से लोगों को पूरी तरह से भ्रमित किया गया और चर्चाएं कहीं और ही चली जाती थी। आप देखेंगे कि एकेडमिक लोग, मीडिया लोग के लोग, पढ़े लिखे लोग भी ताली थाली के फायदे बताने लगे थे, दिया बाती के फायदे बताने लगे थे कि गर्म हवा हो जाती है उससे कोरोना चला जाता है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस चीज की का भ्रम फैला रहे थे। सोशल मीडिया में तो तबाही मची हुई थी। यह जो यंत्रणा इधर से काम कर रही थी केरला में, उन्होंने उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया वो पूरा एक्ट करने के लिए। वहां पर वैसे भी शिक्षा का दर ज्यादा है और उनकी जो यंत्रणा है मीडिया और प्रोपेगेंडा को लेकर वह बहुत कंट्रोल्ड है। यह तीसरा काम उन्होंने किया। सोशल मीडिया से जानकारी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे इधर घूमती रहती है और लोग काढ़ा पीने से लेकर तो घर में इलायची, जो मसाले हम लोग रोज बनाते और फेंकते हैं और बकरी और इन लोगों को खिलाते हैं, ये लोग उसको दवाई करके बताने लगे लोगों को और वैसा करने के लिए बोलने लगे। तो स्वास्थ्य और फिर यह करते करते मैडम शैलजा ने गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पतालों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वहां पर इक्विप कराया और तमाम जो चीजें पीपी से लेकर वेंटिलेटर से लेकर तो दवाइयां, उस वक्त मार्च में जो दवाइयां उपलब्ध थी उससे बेहतरीन दवाइयां अप्रैल में जैसे जैसे जानकारी आती गई तो वो उपलब्ध करे। तो जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस और चीजें बताते रहे कि कोरोना के लिए क्या फायदेमंद है, कोरोना का कंट्रोल करने के लिए, वो अडॉप्ट करती रही। यही मॉडल पूरी तरह से, यही मॉडल न्यूजीलैंड में अपनाया गया और यही मॉडल जर्मनी में मेर्केल ने अपनाया। और आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड और मेर्केल में उन्होंने एक चीज के ऊपर रखा कि टोटली नॉनसेंसिकल चीजों ने बिल्कुल हवा नहीं दी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम साइंस के माध्यम से हमको जो पता चलेगा, साइंटिफिक एविडेंस और डॉक्टर्स की तरफ से, रिसर्च ओरिएंटेड लोगों की तरफ से, उनकी कमेटियों में ये लोग बैठे थे। यहाँ की कमेटियों में रामदेव बाबा बैठा है, यहाँ की कमेटियों में कोई दो चार उग्रवादी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की कमेटियों में मिस्टर पीएम हवे में बात कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं।
तो यह पूरा एक विरोधाभास हमको यहाँ पर नजर आता है जो कि केरला में हुआ। महाराष्ट्र के सीएम ने भी बहुत अच्छा काम किया। महाराष्ट्र के सीएम ने अपनी जो उनका एक छवि लोगों के बीच में बनी हुई थी पहले, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो या बहुजन समाज के लोग हो, उसको उन्होंने ना उसके ऊपर कोई सफाई पेश की, ना उन्होंने कोई उसके ऊपर बोला। उन्होंने सीधे आके वो चुनौती उन्होंने उनके सामने जो आती है वो स्वीकारी, और पहले दिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे आज की तारीख में इतना मालूम है, लेकिन हमको जो इतना मालूम है, जानकारी है, अगर मास्क लगाना है तो मास्क इस टाइप का होना चाहिए, और अगर कॉटन का है तो कॉटन का। तो जो जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होती थी और बताई जाती थी, वही वो अपने राज्य में लगाते थे, और वो मीडिया भाया मीडिया उन्होंने खुद का रखा। उस वक्त भी जब मिस्टर पीएम यह पूरा नौटंकी कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर, मिस्टर उद्धव ठाकरे अपने राज्य के लोगों को उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, अपने पुलिस कर्मियों का, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी का, और लोगों के सामने सच्चाई की तरह से पेश आ रहे थे। केंद्र की सरकार को कुछ मालूम नहीं और हवे में बात कर रही थी। उद्धव ठाकरे जी जो उनको मालूम है वो कहते थे कि मुझे इतना मालूम है, इतना मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं मालूम है, जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। ये होता है साइंटिफिक तरीका। दूसरे, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को काम पे लगाया, बखूबी काम पे लगाया, और पुलिस वालों को भी काम पे लगाया, इस तरह से कि जो बाहर यूपी और दिल्ली की पुलिस ने कि जो लॉकडाउन का ये कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड जा रहे हैं लोगों को, उनको मारपीट करना, उनको जातियां करना, उनके ऊपर हिंसा करना, यहाँ तक की, लेकिन उतनी चीजें हमको महाराष्ट्र से नजर नहीं आई, क्योंकि वो ताकीद उनके ऊपर थी और वह वैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को उन्होंने पूरे तरह से मुंबई में बांट दिया था और जोन्स बांट दिए थे, और उनको उनके ऊपर लगाया था कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि ज्यादा फीस मांगते हैं। तो वी हैड अ बॉडी कि देयर वर ऑलमोस्ट 6 आईएएस ऑफिसर्स जिनको कि पूरा बॉम्बे का शहर को डिस्ट्रीब्यूट करके they were monitoring the various hospitals which fell into their jurisdiction कि ये लोग कितना म्हणजे अवा ढवा हे लोक फीस मागून राहिले की नाही, they were made to keep a tab on it। हे और ये सारी जो कदम उद्धव ठाकरे जी ने उठाए और आखिर तक उन्होंने उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। केंद्र सरकार ने भारी कोशिश की, जो वहां का पालघर का इंसिडेंट हुआ था उससे उसको सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण का, लेकिन वहां पर भी उद्धव ठाकरे जी ने बहुत संयम और बहुत बखूबी उस चीज को निपटा और सच को सामने लाया। अर्नब गोस्वामी को उसको बिल्कुल उसको बख्शा नहीं, और ऐसे महामारी के वक्त में ऐसी बाह्य चीजें करने के लिए मीडिया को जो सबक सिखाना था वह भी उन्होंने वहां पर सिखा के पूरा समय के लिए मीडिया फिर सीधा हो गया उनके राज्य में। फिर उन्होंने वो जरूरत नहीं की कि वो दोबारा इस तरीके की कोई गतिविधि करे या बदमाशी करे। तो ऐसे अनेक स्टेप्स लेकर, उसके अलावा जो पलायन मजदूर है उनको मनोबल वहां पर बढ़ाया, उनका विश्वास बढ़ाया, और उनके से लगातार वो बात करते रहे उनके इसमें। कई लोगों में अनलॉकडाउन जब खत्म हुआ, वहां पर शेतकरी लोग, किसान लोग वहां पर आए, तो हर किसी को बोलने का चांस देना, हर किसी की बात सुनना, उनका जितना भी नेटवर्क था यह हमको नजर आया। और इसके अलावा शिवसेना की जो पहले की छवि थी, तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने कोई वाहियात चीज या गैर जिम्मेदाराना चीज इस वक्त नहीं की। एक घटना उसी वक्त में हुई थी जो नागपुर में हुई थी, जहां पर एक शेड्यूल कास्ट का लड़का, उसको मेरे ख्याल से मराठा या शिवसैनिक के तरफ से या राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता के तरफ से उनका लिंचिंग हुआ था। तो उसको भी उन्होंने अपने दोनों सरकारों के जरिए उसके ऊपर संज्ञान लिया और उसके ऊपर जो करना था कार्यवाही की। ऐसा नहीं कि जैसा यूपी बिहार में और केंद्र सरकार करती है। तो ऐसे अनेक चीजों से आज तक भी उद्धव ठाकरे लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और वह कोई अनरियलिस्टिक फिगर्स नहीं बता रहे, अनरियलिस्टिक चीजें नहीं बता रहे हैं कि हम इतना कंटेंट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आपको भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा।
इससे लोगों को सच्चाई में विश्वास होने लगा। बहुत बड़ी बात है आपने एक संदर्भ के साथ कही है महाराष्ट्र और केरला के संदर्भ में। महाराष्ट्र का तो अपना विषय है ही, लेकिन एक सवाल के बाद मैं महाराष्ट्र के तरफ आऊंगा। मैं इसमें पूछना मैं एक चाहता हूं और कि ऐड करना देश की जो चाहूंगी जीडीपी इसमें है। एक ऐड करना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने देखा ये तो बिल्कुल। इसमें भी मीडिया में भी लिखे हैं, बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं कि जहां जहां महिला का नेतृत्व था वो राज्य अच्छे किए, और जहां जहां बहुजनों की सरकार थी, मतलब नॉन बीजेपी सरकार थी, वह उन्होंने अच्छा। दुनिया भर में जहां महिलाएं लीडरशिप में थी, वहां के देशों ने बहुत जल्दी कोरोना को कंट्रोल में किया और बहुत जल्दी उन्होंने उसके ऊपर नियंत्रण पाया। वही चीज हमको वहां पर दिखती है केरला में। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया इसी तरह से। तो यह बढ़िया बात है कि जो व्यवस्था में जितना दबाव होता है, जब उसको मौका मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा जरूर निखार कर दिखाता है। ये वैसी बात हुई लगभग। मैं अभी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जीडीपी को लेकर जो विषय हमने छेड़ा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मजदूर जो अपने गांव की तरफ निकले थे पूरे देश भर से, अगर उन मजदूरों के खाते में अगर समझो उसी वक्त कुछ पैसा आ जाता तो वो वहीं रुकते और उनकी जो परचेसिंग पावर है वो बरकरार रहती। अगर परचेसिंग पावर बरकरार रहती तो इंडस्ट्री भी बरकरार रहती, ऐसा कहा जाता है। क्या इस वजह से लोगों की परचेसिंग पावर ढहने की वजह से, या फिर लॉकडाउन में जो पूरी तरह से इंडस्ट्री बंद हो गई उसकी वजह से अचानक से जो जीडीपी गिर गई है, इसका असलियत में क्या कारण हो सकता है कि जो -23 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला गया है जो कि जीडीपी है, जबकि देश की दुनिया की 5वीं ऐसी एक इकोनॉमी है भारत की कि जो इतनी जीडीपी के स्तर पे गिर गई हो। इसके क्या कारण रहे देखिए, होंगे, सबसे क्या पहले लगता है तो आपको? ये मानना बिल्कुल भी गलत है कि कोरोना की वजह से जीडीपी गिरी, पहली बात। क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन जो है वह दो तरीके से होता है और अलग अलग देश अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि यूके, यूएस और अन्य देश वह क्या करते हैं कि वह मार्च टू जून, जून टू सितंबर, सितंबर टू दिसंबर, इस तरह 3-3 महीने का करते हैं, वन आफ्टर द अदर। और ये 2-3 महीने का इसको या 4 महीने, क्वार्टरली कंपैरिजन जिसको कहते हैं, क्वार्टरली, हाँ वैसा करते हैं। और 1 क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर कंपेयर करते हैं। 1 क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर कंपेयर करा तो नेचुरली कि यूके और यूएस की जीडीपी कोरोना शुरू होने के पहले जो थी उसके इसमें गिरावट आई। इंडिया की जो जीडीपी है वो क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं होती है, क्वार्टर ऑफ अ ईयर टू अ क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर ऐसे कैलकुलेट होती है, कंपैरिजन ऐसा होता है। तो हमने जो हमारी जीडीपी कैलकुलेट की है वो है इस क्वार्टर से 2020 से सेम क्वार्टर इन 2019 में, 2019 से और 2020 के क्वार्टर का कंपैरिजन किया है। तो हमारी 9.3 पहले आई, बाद में -23 नीचे गिरी, -9.3 आई, फिर बाद में -23 गिरी। अगर तो हम क्वार्टर टू क्वार्टर करते हैं तो ये दर और भी ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूके और यूएस जो है एनुअलाइजेशन करते हैं, मतलब जो गिरती है क्वार्टर टू क्वार्टर उसको पूरे, यही अगर जीडीपी का गिरने का दर होगा तो अगले क्वार्टर में और ऐसा करते करते पूरे साल खत्म होने तक कितना गिरेगी ये प्रेडिक्शन करके वो कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं एनुअलाइजेशन। भारत में एनुअलाइजेशन नहीं होता है। अगर भारत में एनुअलाइजेशन होगा तो 23 का दर अगर आप पकड़ दें तो मिनिमम -50 के नीचे जाएगी ये जीडीपी। और ये इसकी शुरुआत जो होती है वो 2019 से लेकर उसके पहले से होती है। ये कोरोना के वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन में, गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोडक्शन में आई है कमी, ये उसके ऊपर एक और हथौड़ा रहा है। लेकिन ये पहले से ही ये 20 होगी या 15-19 होगी, उसके ऊपर
10% और कोरोना की वजह से हो गया। तो ये पहले से कम किस वजह से हुई है? तो उसके लिए जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, तो हमको समझेगा कि ये कम कैसे हुई। जीडीपी को क्या, जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट सबसे पहला होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई, खरीदी करना और बेचना वाला जो है, तो तमाम पूरे देश का जो बाइंग कैपेसिटी है, अगर उसी से वही वो अगर बनी रहती है तो प्रोडक्शन बना रहता है। अगर कोई अगर शैम्पू नहीं खरीद रहा है तो, और उसके पास शैम्पू खरीदने के पैसे भी नहीं है, विम साबुन खरीदने के पैसे नहीं है, अगर उसके पास पेन खरीदने के पैसे नहीं है, उसके क्लासेस बंद हो गए, अभी उसको पेन की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्शन तमाम चीजों का होता है, लाखों चीजें हैं। और ये सारा का सारा जो है कोरोना के समय में ये पूरी तरह से कम हो गया, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रोडक्शन करने वालों ने, उनके पास जो पहले का था गोडाउन में माल था, उन्होंने निकाला 1-2 महीने तक, लेकिन लोगों को चाहिए ही नहीं है अभी, तो वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे? फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले प्रोड्यूस क्यों करेंगे? और प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर वो सप्लाई नहीं होगा, तो वो डिमांड भी नहीं होगी और वो चलता रहेगा। उसको बढ़ाने के लिए जो है ये पेइंग कैपेसिटी या बाइंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए था। लोग अभी जो दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम खाते थे, तो वो अभी 2 में निवारा कर रहे हैं। कई लोग ऐसे ही रह रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं। कई लोगों को पहले फ्रूट भी खा लेते थे और भी कुछ खा लेते थे, उनको अभी नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हर क्षेत्र में आप सोच लीजिए, ट्रैवलिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप उसका कर ली। दूसरा जो आता है वो होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एक कंपोनेंट होता है। तीसरा होता है पब्लिक सेक्टर कंपोनेंट होता है, और चौथा होता है वो कंपोनेंट जिसमें कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। ऐसे 4 कंपोनेंट से जीडीपी बढ़ती है या बनती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि जो जिस तरह का माहौल इंडिया में बना है, पिछले 3-4 साल से ये जो नमस्ते ट्रम्प इन्होंने कराया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किया हुआ है, वरना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोगों का हो नहीं रहा है। यहाँ की जो सरकारें और सांप्रदायिकता बनी हुई है, लगातार कंटेस्टेशन हो रहा है कि कंपनियों ने यहाँ पर आना है, एक्सेप्ट फॉर आईटी सेक्टर, कोई किसी और का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के टाइकून्स थे, उनको इन्होंने पैसा देकर भगाया हुआ है, और जो लोग बने हुए ऑलरेडी उनके पास, उन्होंने बैंक से ऑलरेडी लोन लेके डिफॉल्टर बनके करोड़ों का लोन उनके ऊपर है, वो अभी बेलिंग आउट चाह रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये हो गया दूसरी कारण। तीसरा कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने निजीकरण कर दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ से जो प्रोडक्शन आना चाहिए था, और जो स्टेट ट्रेजरी का जो फंड है पब्लिक सेक्टर में और आरबीआई के पास, और ये इन फर्जी और लुटेरे इंडस्ट्रियलिस्ट को बेल आउट करने में लगा है। वोडाफोन से लेकर तो ये एयरलाइन, तो वो एयरलाइन, और तमाम उन लोगों को, सारे सेल्यूलर और सारे जितने भी सर्विसेज हैं, और रेलवे का निजीकरण किया है, पूरा कट डाउन किया है स्टाफ। तो प्रोडक्ट वहां का आएगा क्या है वहां से? फ्रॉम वेयर विल द गवर्नमेंट रीप दिस थिंग मनी? चौथा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कम हो गया है। इंडिया वैसे भी पहले एक्सपोर्ट नहीं करती थी, बहुत कम एक्सपोर्ट करती है और ज्यादा इंपोर्ट करती है, और अभी इंपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी वो स्थिति है नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो इन चीजों की वजह से, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि ये कहानी शुरू हुई है पहले डिसइन्वेस्टमेंट से, दूसरा प्राइवेटाइजेशन जो कि कांग्रेस के समय से शुरू हुई है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो छोटे मोटे सारे तमाम कारोबार खत्म हुए, वहां पर से ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट था, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हुआ, वो पहले से ही बहुत कम हो गया था। पूरा प्राइवेट मिडिल लेवल की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं। डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा प्रहार रहा यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। उसके बाद में इन्होंने जीएसटी लगवाया, जीएसटी लगवा के पूरे ट्रेडर्स लोगों के साथ में, अभी तक वो लोग उसमें से उभरे नहीं है।
डिसइन्वेस्टमेंट शुरू है और इंपोर्ट खत्म है, तो फिर जीडीपी खत्म कैसे नहीं होगी, कम क्यों नहीं होगी? ये बहुत विस्तार से आपने बात कही कि जीडीपी को लेकर, लेकिन देश में अभी जो स्थिति बनी है, ये तो मैं भी बिल्कुल अचक्का रहेगा कि जैसे आपने बताया कि -23% से बहुत नीचे, लगभग 50 के करीब हो गया। साहब कहते हैं कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक कार्टून भी हमने देखा था कि देश के कुछ अहम नेता किसी कुएं में झांक रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत नीचे चली गई है। तो लगभग उसी आशय को आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। जीडीपी जो अब घट गई है, तो अभी हम तो उसका विकास के तौर पे विचार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वो माइनस से प्लस में आने की शायद कोई स्थिति आने वाले समय में बन सकती है या भी नहीं, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी इसके लिए बेपरवाह है कि जीडीपी का क्या होगा, और उससे ध्यान भटकाने के लिए वो तमाम चीजें कर रहा है, की जा रही है। ये तो हमें नजर ही आ रही है। उनका सिर्फ मकसद ये है कि उच्च वर्णीय और अपर क्लास जो है, जिसके पास में फंड्स है मिनिमम 1 साल 2 साल के लिए, और भी बिना किसी कमाई के भी वो पुल ऑन कर सकते हैं उतने दिन तक। उनकी फैक्ट्रियां चल सकती है, उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं, वो उनके घर में मेड्स आ सकती है काम करने के लिए, उनके इसमें राशन पानी सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ। हाँ, हो सकता है कि वो अपने हॉलिडे डेस्टिनेशंस ना कर पाए, या बहुत सारा गोल्ड ना खरीद पाए, या डायमंड्स ना खरीद पाए, हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि उनका जो खर्चा है और उनका जो शादियों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर उसमें कोई गिरावट आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग इतने इसके बावजूद बहुत मतलब बेशर्मी से ये सब चीजें कर रहे हैं। तो वो उसके लिए परवाह नहीं है उनको, उनके लोगों के लिए परवाह नहीं है। दूसरी बात, पूरा का पूरा वर्ग जो है उनका पूरी तरह से बीजेपी के मीडिया तंत्र के इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से है, तो वो जब चाहे तब उसको ये कर दें। तीसरी बात है, उनको यह अभी तक जो बताया जाता है और बताया गया है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स, यानी उनकी सारी उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय वर्गीय के लोगों का और देश तथाकथित देश का उनके देश का जो प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे मुसलमानों के वजह से हैं या फिर रिजर्वेशन के वजह से हैं। तो वो दो चीजों में वो फिक्स्ड है, और वहां पर वो रिजर्वेशन की वजह से प्रॉब्लम है, तो उसको निपटाने के लिए जुडिशरी की तरफ से जो तमाम चीजें होनी चाहिए वो होते जा रही है। उसके बयानबाजी जो हो रही है। ओबीसी वर्ग को मंदिर के इसमें फिर ये करने की बात कंटिन्यूसली चल रही है। मंडल कमीशन के जाति जनगणना की बात नहीं हो रही है। यूपीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और हर चीज को धार्मिक और सांप्रदायिक बनाने की कोशिश, जैसे सुदर्शन टीवी ने अभी चलाया, मुसलमान यूपीएससी के जो छात्र क्लियर कर गए थे उसको भी उन्होंने बनाया। उसके पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और तमाम लोग जो क्रिश्चियंस और एससीज हैं उनके रिजर्वेशन को खारिज किया। प्राइवेट सेक्टर में को एक्सपैंड कर रहे हैं, रेलवे को का निजीकरण कर दिया, वहां की नौकरियां पूरी चली गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई है, वो पूरी तरह से संस्कृताइज्ड ब्राह्मणाइज्ड मॉडल को लेकर आई है, जिसमें बहुजनों के हिसाब से बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो यह जो रिजर्वेशन और बहुजनों के खिलाफ जो बीजेपी काम कर रही है उतना, और मुसलमानों को के ऊपर जो दोष लगाने का काम कर रही है, ये दो चीजें दिखा दी है उनके मीडिया ने उनको, तो उनका वर्ग खुश रहता है, उनके तरफ से उनको कोई चैलेंज नहीं है। पहली बात, गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार कब सुनेगी? जब उसको कोई चैलेंज करे, जब उसको ये करे। ऑपोजिशन के इसमें कांग्रेस बहुत वीक है, और बाकी की तमाम पार्टियां जो है वो अभी तक अपनी आवाज नहीं बना सकी है। जो फ्री थिंकर्स, एकेडमिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इंडिविजुअली जो कुछ कर रहे हैं, उनको सीधे तरीके से जेलों में ठुसा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही है, उनको बड़ी बड़ी केसेस में नासा
एनएसए और यूएपीए के उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर आना चाहिए, जो बहुजन समाज की तरफ से आना चाहिए, जो मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए, और जो तथाकथित प्रोग्रेसिव लोगों की तरफ से आना चाहिए, वो कोई भी चारों पांचों चीजों को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो बीजेपी की सुनेगी क्यों? क्योंकि उनका वर्ग तो बिल्कुल सुरक्षित है। और तीसरी बात और अहम बात है कि इनके अगर जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो पैसा आएगा कहां से? नेचुरली वो इंडस्ट्रियलिस्ट और जिनके जहां पे उन्हें कॉर्नर करके रखा हुआ है, जो रेवेन्यू जाता है स्टेट एक्साइज की तरफ से, सेंट्रल एक्साइज की तरफ से, आज इतनी सारी कंपनियां बैंकरप्ट बता रही है। कल राज्यसभा में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारामन ने, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया इंसॉल्वेंसी और ये बैंकरप्सी से रिलेटेड। उसमें क्या बोला उन्होंने, वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ये उन लोगों के लिए सुरक्षा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सुरक्षा है जो इस कोरोना के समय में बैंकरप्ट जिन्होंने किया, उनको पैसा देने की उनको राहत दिलाने के लिए। वो उच्च वर्णीय और अपर कास्ट लोगों की सरकार वो अपने वर्ग के लोगों को राहत पहुंचा रही है। लेकिन अभी जब से संसद का कार्यवाही शुरू हुई है, राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों जगह माइग्रेंट लेबर्स को, पलायन किए हुए और दिहाड़ी मजदूरों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे देने की कोई बात ही नहीं हुई। उनके लिए कोई रकम मुहैया नहीं की गई है, कोई बजट नहीं, कोई उसमें इमरजेंसी फंड नहीं, कुछ भी नहीं उनके लिए। ये सारी बातें जो चलती है, आप विस्तार से इस सारी बातों को बताएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार को लेकर आपने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन जब जैसे हम महाराष्ट्र में आते हैं कि कोई भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो होती है देश में या केंद्र में जो भी सत्ता होती है, तो उनके विरुद्ध की अगर सत्ता किसी स्टेट में हो तो उनको अस्थिर करने का प्रयास करते रहना, ये शायद भारतीय राजनीतिक का इतिहास भी रहा है शायद। लेकिन आज के तौर पे अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में एक अभिनेत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां पर राष्ट्रपति की हुकूमत लगाई जाए, लेकिन इस बात को लेकर महाराष्ट्र के सभी वर्ग, जो चाहे बहुजन समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ऊंची जात का वर्ग हो, ये सभी एकजुट होकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के संदर्भ में एक बचाव के पक्ष में उनकी मानसिकता रही है। तो ये जो प्रदर्शित हो रहा है एक सामाजिक तौर पे एक बदलाव, और आपने कुछ समय पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नजरिया भी आपने जो बदला हुआ रखा है, तो ये सारे बदलाव को देखकर ये जो अभिनेता और अभिनेत्री के संदर्भ में जो चर्चाएं चल रही, कहीं ये जीडीपी का जो दर घट गया है उसको छिपाने के लिए है, या अपनी राजनीति ज्यादा आक्रामक तौर पे सामने लाने की कोशिश की वजह से, असलियत में क्या चीज हो सकती है इसके संदर्भ में? आपने मतलब डायरेक्टली इसके ऊपर लेकर आगे, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक पूछेंगे तो बेटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। और इसके मामले में एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही, कोरोना में भी अच्छा काम कर रही, सामाजिक तौर पे भी अच्छा काम कर रही है, जिम्मेवार सरकार के तौर पे वो अपनी सरकार को चला रहे हैं। फिर भी एक अभिनेता और अभिनेत्री के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आता है कि यहां पर राष्ट्रपति की हुकूमत लगाई जाए। क्या यह बात आपको सही जचती है या सही लगती है? देखिए, निसंदेह इसमें तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन लागू होने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। किसी एक सवर्ण उच्च वर्णीय स्त्री ने अपने आप से कोई बयान दिया, उसके प्रतिक्रिया में कुछ हुआ, और फिर प्रतिक्रिया में देश भर में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर मीडिया पे हुआ, ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है। इसके ऊपर मतलब जो इस तरह का मांग कर रहा है या कर रही है, उसकी वैचारिक हीनता और नीचता दोनों का प्रदर्शन इससे होता है। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक है और तमाम बहुजन समाज के और
खासकर माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये खेल है क्या दरअसल, बेसिकली ये कहाँ से खेला जाता है, ये कहाँ से होता है, कौन इसके सूत्रधार है, कौन इसको किस तरह से कार्यान्वित किया जाता है, किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। आज को कंगना है, कल को मधु किश्वर थी, परसों कोई एक दुर्गा वाहिनी की लीडर थी, परसों उसके 2 साल पहले साध्वी थी, फिर रितंबरा थी, फिर अनुपम खेर की वाइफ थी। ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। कंगना रनौत कोई नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द लास्ट वन, ये कोई पहली और आखिरी नहीं है, और ये ऐसा होता रहेगा। लेकिन एक बात है कि लोगों को 2 चीजें हम तो लोगों को समझना चाहिए कि उच्च वर्णीय लोगों को 2 चीजों से खतरा है, खासकर उनकी राजनीति को 2 चीजों से खतरा है। वो है बहुजनों के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के प्रतिनिधित्व से, उनकी खुद के पैरों पे खड़ी हुई राजनीति और उनका मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और शिक्षा क्षेत्र में उनका संख्या के अनुपात में पर्याप्त उसका प्रतिनिधित्व, इन दोनों चीजों से सबसे ज्यादा खतरा है। और जितने भी षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं और जो यंत्र के माध्यम से प्रोपोगंडा किया जाता है, ये 2 चीजों को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और दूसरी चीज है, और वो है कि हिंदू के नाम पर जो ध्रुवीकरण करके और पोलराइजेशन करके लोगों को और खासकर ओबीसी समाज को हिंदू की राजनीति, हिंदुत्व नहीं, मैं तो डायरेक्टली हिंदुइज्म कहूंगी, या हिंदू नाम से जो राजनीति चलाई जाती है, वह बेसिकली ब्राह्मणत्व की राजनीति है, वर्चस्व की राजनीति है, और वह राजनीति का मूल सामाजिक वर्चस्व में भी है, और उसका आधार धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व में भी है। तो इसके जरिए उनका सभी पूरा का पूरा वर्चस्व स्थापित होता है, और उसको एक तड़का देने के लिए या उसको बहुत बड़ा हथौड़ा मारने की अगर कोई चीज होती है तो वो होती है कि हिंदू शब्द ना आके कोई चीज जात पे अगर आ जाए, तो अगर जात की चर्चा अगर सामने आ जाती है, अगर जात के ऊपर विमर्श शुरू हो जाता है देश में, अगर जनगणना के ऊपर हो जाता है विमर्श, अगर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के ऊपर विमर्श शुरू हो जाता है, तब फिर ये प्रतिक्रियावादी और प्रतिक्रांति की जो मशीन है इनकी, ये तेज हो जाती है। कंगना के माध्यम से जो अभी किया गया वो वैसा ही हुआ। शुरुआत उसकी कहां से हुई थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विल्किंसन नामक लेडी ने किताब लिखी है कास्ट और रेस के बारे में, और उस किताब को ओपरा विन्फ्री ने तमाम जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसके की ऑफिसेस भारत में भी है, और जिनके के लिए बाध्य हो जाता है अपनी कंपनियों में डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन को लागू करना, उनको भारत की स्थिति बताकर, भारत का सही रूप बताकर, क्योंकि भारत के लोग पिछले कई सालों से ट्रंप की सरकार आने के वक्त से बहुत भारी मात्रा में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के नाम से और अन्य कई संगठनों के नाम से वहां पर बहुत बड़े तादाद में वहां की राजनीति में भी उन्होंने घुसपैठ कर ली है और एक अलग चित्र भारत का प्रदान करते हैं। तो यह प्राइवेट सेक्टर को भी उनको धक्का लगने लगा था, और उनकी इमेज को भी धक्का लगने लगा था। वो सेंटर इस वजह से क्या हुआ कि विमर्श अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कास्ट के ऊपर आया, जातिवादी, भारतीय समाज कितना जातिवादी है और भारतीय समाज में जात आज भी किस तरह से आरूढ़ है और कितने लोग उससे अफेक्टेड है, ये आया। और दूसरा, भारत के अंदर SC ST OBC के लोगों में उनके प्रतिनिधित्व और उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर, तो दोनों के तरफ वो सख्ते में आ गए बीजेपी और RSS। इस वजह से उन्होंने कंगना रनौत के माध्यम से सबसे पहले उन्होंने उससे ट्वीट कराया कि भारत में जातिवाद नहीं है, जातिवाद जो रिजर्वेशन ये संविधान की सबसे बेकार चीज है, संविधान के लोगों को मालूम नहीं कुछ, और ऐसी अनगनत चीजें, ये लोग चूहे हैं, इन लोगों को ये चाहिए, ऐसे पूरी तमाम चीज की बकवास वह करती रही और बहुत ही बेहया बेशर्मी से वह करती रही। उसके
इससे फिर वो चीज छिड़ी, वो विमर्श सामने आया, विमर्श भी नहीं कहने का, क्रिया प्रतिक्रिया सामने आई और वहां से वह चीज यहां तक आई। इसके पहले और एक मैं आपको उदाहरण बताती हूं कि जाति के ऊपर या कास्टिज्म, जातिवाद, खासकर कास्टिज्म और प्रतिनिधित्व के ऊपर अगर आता है अंकुश, तो ये तिलमिला जाते हैं ये लोग, और तिलमिला जाने के बाद में इनका मीडिया जो पूरी तरह से इनके हाथ में है, उसके जरिए ये पूरे अपने लोगों को काम पे लगा देते हैं। जाति और जातिवाद का मुद्दा आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब वहां वो मौत हुई अलग से, लेकिन वहां पर नेपोटिज्म करके इन्होंने उसको भरमाया, लेकिन जातिवाद का मुद्दा सामने आ रहा था तो उसको दबा दिया। कंगना रनौत कैसे लोगों ने आके दबा दिया, ताकि महाराष्ट्र से कई लोग बोलने लगे थे, कई लोग अलग अलग जगह से बोलने लगे कि नेपोटिज्म कुछ नहीं है, ये जो है वो जातिवाद है, कास्टिज्म है। फिर वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग SC ST OBC है, इसकी गिनती होना चाहिए, यहां तक भी बात शुरू हो गई थी, उसको पूरी तरह से दबाया गया। तो जातिवाद की जब मसला आया तो इसको सामने लाया गया। दूसरी बात यह है कि निसंदेह यहाँ पर अगर उनको जहां पर भी गैर ब्राह्मण सरकार है, गैर BJP सरकार है, वहां पर इन्होंने अलग अलग समय पर वहां पर प्रहार करने की कोशिश की। इन्होंने तमिलनाडु में किया, इन्होंने केरला में किया, केरला में बाढ़ के वक्त में इन्होंने, महामारी और बाढ़ के वक्त में उन्होंने वहां पर किया, वहां के सरकार के ऊपर प्रहार। जब उनको दिखा कि ये सरकार गठबंधन की बनी हुई सरकार है और बिना BJP के साथ की बनी हुई सरकार है, तब उन्होंने पहले कांग्रेस के माध्यम से दबाव बनाना चाहा उद्धव ठाकरे के ऊपर। उद्धव ठाकरे क्या वह शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के कितने लोगों ने वो वेबिनार देखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो वेबिनार में जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर्स के साथ में हुआ और इंटर पार्टी के बीच में हुआ, तो उन्होंने वो सवाल किया कि हमको लड़ना है या हमको हारना है। कांग्रेस की सोनिया गांधी से उन्होंने सवाल किया, तो अगर लड़ना है तो फिर तो हमको ये करना। तो इस तरह का जो रवैया उनके तरफ से नजर आया, और कोरोना की महामारी के वक्त में जो स्टैंड उन्होंने लिया, तो उसको उनको गिराना या उसमें ये लाना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और बिहार एक अभी चुनाव जो आ रहे हैं, उसके उनको वहां पर भी किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल, RJD की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनको नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए बहुजन, लालू प्रसाद की पार्टी मनुवाद के खिलाफ बहुत प्रहार करती रही है। उनका पॉलिटिक्स मुझे समझाने के लिए अभी उतना समय नहीं, और मैं समझाना भी नहीं चाहती, लेकिन जग जाहिर है उन्होंने जो चुनौती इन लोगों को दी है, RSS से लेकर सबको, तो ये उनके लिए ये नहीं, मतलब इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर BJP। तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती ब्राह्मण स्त्री, और इधर से कंगना रनावत सो कॉल्ड क्षत्रिय स्त्री, लेकिन दोनों उच्च वर्णीय, दोनों द्विज व्यवस्था की, उन्होंने एक दूसरे से भिड़ा दिया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन ये बात भी हम उतनी ही सच है कि इन लोगों का ग्रूमिंग पहले से होता रहता है। कंगना रनावत को पहले झांसी की रानी का फिल्म देना, उसके पहले उससे वो बयान करवाना, पहले उसको अवार्ड दिलाना, फिर उससे फिल्म करवाना, फिर उसके बाद में उससे बयानबाजी करवाना, सुशांत सिंह राजपूत के वक्त में बयान के उसको मीडिया में हाईलाइट करना, उधर से अर्नब गोस्वामी उसका इंटरव्यू ले रहा है, और इधर से दूसरी एक ब्राह्मणी स्त्री वो चर्चा को उसी तक सीमित रखने के लिए राजदेव सरदेसाई दूसरी का इंटरव्यू ले रहा है, रिया चक्रवर्ती का। तो कुल मिला के वो चर्चा वहीं पर रहना है, उनको रखना है, और वो गैर बहुजन, गैर माइनॉरिटी के पक्ष में जाना है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा को एक अलग पहलू इसका आपने उजागर कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो फिल्म अभिनेत्री और अभिनेता के संदर्भ में जो भी चर्चाएं चल रही थी, उसके संदर्भ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैसा संदर्भ है, इसको आपने बताया है। अभी जो फिलहाल स्थिति है देश की और हर प्रदेश की, तो कुल मिलाकर आपने बिहार के चुनाव का भी अभी जिक्र किया है। आने वाले समय में शायद हो सकता है कि अगले माह या उसके अगले माह बिहार का नवंबर में शायद ज्यादा से ज्यादा लेकर चुनाव तो होना तय है। तो ये चुनाव में
जबकि अब केंद्र सरकार के रवैये को देखकर कहिए या जीडीपी या कोई भी बात कह लीजिए, तो आपको एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ के रूप में आने वाले चुनाव में बिहार की स्थिति किस पलड़े में भारी पड़ेगी, ऐसे संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक विशेषज्ञ ही नहीं हूँ, तो मैंने राजनीति में भाग भी लिया है और मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, तो उस तरह से आप मुझे राजनीतिक पर्सन कह सकते हैं। और आपके इंट्रोडक्शन में वो बात आई नहीं, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ की मैं रह चुकी हूँ और पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की मैं रह चुकी हूँ, अभी भी संगठन से जुड़ी हूँ। तो यह जो तजुर्बा है उसको उसका पूरा जायजा लेकर और अभी की जो राजनीति जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है कि पूरी पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। इन्होंने बहुत सारे दलाल लोग पैदा करके रखे हुए, जीतन राम मांझी क्यों ना हो, पासवान क्यों ना हो, और अन्य कई लोग जैसे कि महाराष्ट्र में जाके मिस्टर आठवले, खैर वो तो अभी कोई उनकी कोई खुद की स्टैंडिंग नहीं, उनको राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं बोला जा सकता, वो समाज के प्रतिनिधि भी नहीं है, आम जनता ही उनको नकार और तिरस्कार कर रही है। तो ये अच्छा अंदेशा है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव अपने बलबूते पर जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक विपक्ष का रूप लेकर उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब आड़े हाथ लिया है, लालू प्रसाद यादव जी जेल में रहने के बावजूद, लेकिन अभी वह उनका जो अटैक है बीजेपी का, वो दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नजर आता है। और ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि बहुजन समाज के लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने इतना तो करना चाहिए कि इनकी राजनीति समझकर जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं और गैर ब्राह्मणिकल पार्टीज है खासकर, उनके साथ गठबंधन करके, उनके साथ लड़कर या उनको वोट देकर इस राजनीति को, वहां पर गैर ब्राह्मण राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर ये स्थिति ऐसी है कि उच्च वर्णीय द्विज लोग, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, वह इलेक्शन के पहले बीजेपी में होते हैं या कांग्रेस में होते हैं, इलेक्शन होने के बाद में बीजेपी में चले जाते हैं, तो उनका इधर होना या उधर होना कोई मायने नहीं रखता है। इट इज वन एंड द सेम पार्टी और वो सभी के लिए स्वीकृत भी है, किसी को अचरज भी नहीं होता, किसी को कुछ उसके बारे में विचित्र भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज है, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस पार्टियों को बल देने की बात है। और जब तक बहुजन समाज उस चीज के लिए सशक्त नहीं हो जाता है और किसी भी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का भी रहना, उच्च वर्णीय द्विज व्यक्ति का यंत्रणा में रहना पार्टी के और उनके नियंत्रण करने की पोजीशन में रहना, उनके वर्किंग कमेटी में रहना, उनके CEC में रहना, ये अपने आप में बहुत घातक है, क्योंकि वो वर्ग के हितों का रक्षण करने वाले लोग हैं, अपने वर्ग के, और वह आपकी पार्टी का रक्षण करने के लिए नहीं आपके पार्टी में आते हैं। लेकिन क्या ऐसी बात क्यों होती है कि जब समझो हम अगर सोचते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है, अगर हम ऐसा मानते हैं, तो जो प्रागैतिक विचार के राजनीतिक दल है, वो प्रागैतिक विचार के राजनीतिक दल चाहे छोटे छोटे हो, लेकिन कहीं भी उनमें ऐसी एक समंजस भूमिका उभर कर नहीं आती है कि चुनाव हम इकट्ठा होकर लड़े या चुनाव की कोई प्री इलेक्शन हम अलायंस करें, इस तरह की बात उनमें उतने जोर शोर से उभर कर नहीं आती है। तो क्या इसको हम किसे जिम्मेदार माने? डेफिनेटली, मतलब जो प्रबोधन होना चाहिए समाज में, वह उसकी कमी है। जितने भी तथाकथित बहुजनों की पार्टियां हैं और उनका जो सामाजिक संगठन है, उनका काम बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा इसमें होना चाहिए। लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप, जो लीडरशिप, कैपेबल लीडरशिप, यंग लीडरशिप और सभी समाज के तबके से आने वाला लीडरशिप, ऐसे करके जो पार्टी तैयार होगी और जो लोग तैयार होंगे,
वह लोग जब जन जन तक पहुंचेंगे तब ये मुमकिन हो सकता है। अगर आपने सिर्फ ऐसा किया कि फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह से बीजेपी कर रही है कि उसको कंगना रनावत को उन्होंने नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो एक टोकन है। उनके पर्पसेस को जो फायदा नहीं पहुंचाएगा तो वो कल को हट जाएगा। जैसे आज स्मृति ईरानी वहां पर नहीं है, ठीक है, पर्पसेस इंपॉर्टेंट है और वो बंदे की कैपेबिलिटी और बंदी की कैपेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को देख के किया जाता है। हमारे तरफ ना अलग अलग तबके से रिप्रेजेंटेशन है, ना महिला का रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ ही लोग अपने तक सीमित रख के वह आज की तारीख में किस टाइप की राजनीति की जरूरत है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। इशू बेस्ड राजनीति के ऊपर आने के लिए लेकिन आपके इसमें वो काबिलियत तो होनी चाहिए, और काबिलियत बढ़ाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी समय पर मॉडल अगर आप वही अप्लाई करेंगे जो ब्राह्मणिकल पार्टीज अप्लाई करती है तो फिर निश्चित ही आपकी हार होगी। स्वतंत्र लीडरशिप की बात आप करते हैं, अगर आप जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं आप देखेंगे कि जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है उनके इसमें यंग लोगों को और काबिल लोगों को उन्होंने आगे आने का मौका दिया है, तो वहां उनकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बढ़ी हुई है। आपके समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, चाहे कोई भी हो, आपका समाज अलग अलग फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है, आपके समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हैं उनको, तो ऐसा नहीं होगा। एक मॉडल की तरह से आप इनको देख सकते हैं। मिस्टर सोरेन जो झारखंड में जिस तरह से वो कर रहे हैं, काफी स्वगार्थी है, उनका स्वागत करने लायक है। बहुत सारी कमियां रहेगी लेकिन कमियों को बेटर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओल्ड पुराने ढांचे में बहुत रिजिड तरीके से आप ऑपरेट करेंगे तो फिर वो मुमकिन नहीं होगा। तब्दीलियां और बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, तब कहीं वो मुमकिन हो पाएगा। एक समय की पाबंदी जरूर रहती है, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका एक व्यक्तित्व जो है वो राष्ट्रीय तौर पे एक नेतृत्व का व्यक्तित्व है। बामसेप ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेवारी निभाई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है, और किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि महिला दो तरह से उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक तो अपने ही समुदाय में उनको एक संघर्ष होता है एक महिला होने के नाते, और व्यवस्था के खिलाफ एक अलग संघर्ष होता है। एक महिला नेतृत्व होने के नाते, एक राष्ट्रीय नेतृत्व होने के नाते आप महिलाओं की समस्याओं का क्या एक जिक्र करना चाहोगे कि महिलाओं पर किस समस्या के साथ अभी लड़ना चाहिए और कैसे सामने आना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको जो हमारा क्रांतिकारी जो साहित्य है, सबसे पहले उसके इसमें पूरी तरह से रच बस जाना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से इक्विप करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महिलाएं प्राय मतलब बहुजन समाज की महिलाएं ना केवल वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक तरीके से और विचारों के तरीके से ब्राह्मणिकल जो थॉट प्रोसेस है उसमें फंसी हुई है, वो तो है ही, लेकिन वो जब अपने समाज के लोगों का, चाहे अपने नेताओं का, अपने महिलाओं का, अपने लोगों का भी आकलन करती है तो वो उसी ढांचे से करती है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने जो बदलाव है सिर्फ चार दीवारी के अंदर बैठ के नहीं होगा, उनको उसके बाहर निकलना होगा, और इसके यहाँ पर उनके पुरुषों की भूमिका आती है। मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज के अंदर के जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है उसमें उन्होंने महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देनी चाहिए, और सक्षम महिलाओं को भागीदारी तो मिलती रही है, बहुत सारे संगठनों में अभी हो रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक वुमेन सेल खोल देते हैं, एक कोई अगर कमिटी है, कोई चीज है, अरे हमने तो महिला को भी रखा वहां पर, हम तो रखते हैं, वो अपनी प्रगतिशीलता दिखाने का और उसका बखान करने के लिए पुरुष लोग ऐसा करते हैं। वाकई में वह लोग उसको निर्णायक स्थिति में या डिसीजन मेकिंग फोरम्स में नहीं रखते हैं, और अगर भी रखते भी है तो ऐसी दबको महिलाओं को रखते हैं कि जो ज्यादा बोले ना,
जो सवाल ना करे, जो उनको कटघरे में खड़ा ना रखे, वह खुद कितने कैपेबल है ये प्रश्न ना करे, या वह अपने लिए लड़े ना, वहां पर दूसरों के लिए ना लड़े। तो ये ब्राह्मणिकल मॉडल की जो एक छवि है, बहुजन पुरुष भी वैसी ही महिला को चाहते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि किस तरह से हुआ कि जिस तरह से मिस्टर गांधी ने पूरे तरह के जो लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के किन लोगों को चुनते थे, वो लोग किन एससी लोगों को चुनते थे जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये जो पूना पैक्ट का जो असर है, तो ये पूना पैक्ट ये अपने संगठनों में लगाते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियों में लगाते हैं, ऐसी महिलाओं को रखते हैं कि जिसका कार्य क्षेत्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब वो खुद की लीडरशिप को कोई भी थ्रेट नहीं लेना चाहते। वो बहुत ही संकीर्ण विचार है, बहुत ही बेकार विचार है ये। और ना ही डॉक्टर आंबेडकर और ना ही पेरियार रामास्वामी, जिनकी की कल जयंती है, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ये पेरियार और डॉक्टर आंबेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन उसके पूरे विपरीत काम करते हैं। और यह सबसे बड़ी त्रासदी है बहुजन समाज के राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन की, कि इन्होंने महिला को शो पीस करके रखा हुआ है लिटरली। और तब्दीलियां जो है वो क्रांतिकारी तब्दीलियां न करने देते हैं, न खुद करते हैं, न वो महिला को करने देते हैं। बहुत गहरा संदर्भ आपने इस कम शब्दों में रखा है कि बहुजन संगठनों में भी महिलाओं के तरफ देखने का या उनको आगे लाने का जो नजरिया है, उस पे आपने सीधे तरह से एक प्रहार भी किया है। एक फुले शाह अम्बेडकरी विचारवंत होने के नाते आपने कभी भी अपनी बात को ऐसे छिपाया नहीं है, पूरी तौर पे सामने रखा है। एक जुझारूपन आपके व्यक्तित्व में जरूर है। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में करना पड़ेगी और हम करते रहेंगे। आने वाले समय में आप फिर से त्रिवेज मीडिया के लिए कुछ समय जरूर निकालें और हम फिर से एक अलग विषय को लेकर इस संदर्भ के जैसे चर्चा ही करेंगे। आज आपने त्रिवेज मीडिया को जो समय दिया, जो स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे बहुजन की राजनीति और समाज नीति हो, महिलाओं के संदर्भ में, इन सारी चीजों पे आपने गौरवपूर्ण बातें रखी। निश्चित तौर पे हमारे प्रेक्षक इस पे गौर करेंगे, विचार करेंगे और अंतर्मुख होकर इस पे अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अपेक्षा के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।